तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक एक पार्ट ठीक आराम से उसको देखना जिसको समझ नहीं आया। तो आज बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक हो गया। समीकरण के बारे में हमने चर्चा करी थी पहले वाले चैप्टरों में, सेकंड वाले में चर की भी चर्चा करी थी। और वहाँ पर एक जो सेकंड वाला चैप्टर था, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, रैखिक बहुपद बताया था। है ना। तो अब रैखिक जो शब्द आया यहाँ पर वो क्या होता है। देखो, चर आपको बताया था चर किसे कहते हैं। अब रैखिक की बात करें कि रैखिक क्या होता है, जिसमें जो चर की यानी जो वेरिएबल होता है उसकी अधिकतम घात और सबसे न्यूनतम वो कितनी होती है, घात 1 होती है। यानी डिग्री कितनी होती है आपकी, 1। यानी वेरिएबल की अगर बात करें x और y z जो भी हम लेके चलते हैं वेरिएबल, ठीक है, तो उसकी जो पावर्स रहती है वो कितनी रहती है आपकी, 1 रहती है। पावर कितनी रहती है आपकी, 1 रहती है। बात समझ में आ गई। 1 से ना कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। तो यानी यहाँ पर हम बात करें सिर्फ कितने चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण। समझ में आ गया आप लोगों को, जिसमें चर की अधिकतम घात और न्यूनतम घात कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। तो आप सिर्फ ये कहते इसमें चर की सिर्फ घात यानी एकदम ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, सिर्फ ओनली 1 घात होगी। सिर्फ कितनी घात होगी, सिर्फ 1 होगी घात। बात समझ में आ रही है। तो अब वो जो रैखिक समीकरण बन रहे हैं उसमें कितने चर होंगे आपके, 2 चर होंगे। कितने चर होंगे। अगर हम रैखिक समीकरण की बात करें 2 चर में, उसका जनरल रूप क्या होता है, यानी एक सामान्य रूप जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज लिख लेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों या समीकरण का व्यापक रूप। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या, व्यापक का मतलब हो गया जनरल रूप, कि सारे भी जितने भी रैखिक समीकरण के इसी रूप में होंगे। जैसे हमने द्विघात समीकरण का इसलिए पहले चैप्टर में पढ़ा था, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता था। और यहाँ पर अगर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछें यानी जनरल रूप पूछें उसका, तो वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका एक चर कितने चर में है, ये 2 चर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, एक व्यापक रूप, जिसमें a आपका x का गुणांक होगा, b आपका y का गुणांक होगा और c आपका कांस्टेंट होगा। समझ गए। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस कुछ भी लिख दो यहाँ पर, 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, 2 और c की वैल्यू कितनी है, 2। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या है, 2 चर में रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ देखो चर की घात कितनी है, 1 है। चर की घात कितनी है, 1 है। बात समझ में आएगी। बेसिक था आपका, सिर्फ क्या है कि 2 चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। अब बात आती है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। समझ गए। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां लिखेंगे अब। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विधियां अगर आपने पढ़ ली तो पूरा चैप्टर समझ लो आ गई। पूरे चैप्टर में सिर्फ विधियां ही है, बस हो गया। सही है। तो जो क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की होती है 4 विधियां। कितनी विधियां होती हैं, 4। सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है आपकी ग्राफीय विधि। कौन सी विधि होती है, ग्राफीय विधि। ठीक है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है, देखो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, विधियां आपको पता है, सीक्वेंस से भी लिखो कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी, पर विधियां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आपकी मर्जी। ऐसे नहीं कि पहली ग्राफी फिर दूसरी है तीसरी है, आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट पहले हमने ग्राफी विधि जो आप किताब में जिस सीक्वेंस से दे रखा है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। पहली ग्राफी विधि हो गई। दूसरी कौन सी हो गई आपकी, विलोपन। दूसरी कौन सी विधि होगी, विलोपन विधि। आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, सीक्वेंस। तीसरा हो गया आपका
तीसरा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और यहीं पर लिख देता चलो चौथा होता है आपका वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन विधि। वज्रंग नहीं है ये, वज्र है, वज्र, ठीक है, वज्र गुणन विधि है ये। तो यानी सारे के सारे 4 विधियां होगी हमारी। अब यही 4 विधि पूरी करते ही आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाना है, कंप्लीट हो जाना, ठीक है। ये चारों के चारों विधियां यानी विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, इसकी एक अलग सी वीडियो ही बना रखी है मैंने, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी देख सकते हो, मतलब पहले ही मतलब एक चीज़ इसको करने के लिए। बात समझ गए? तो यानी अब सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किस विधि के बारे में, ग्राफीय विधि के बारे में, ठीक हो गया। लेकिन अब एक चीज़ समझ रहे हो तुम कि हमें यार अभी जैसे मान लो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक समीकरण तो होगी नहीं, इनको सॉल्व करने के लिए कितनी समीकरण होंगी, 2 समीकरण। कितनी समीकरण होंगी आपके पास, तभी तो एक्स और वाई के मान आएंगे। सिंपल से तो हम एक समीकरण अगर दी होगी तो उसमें तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ पाएगी आपके लिए। तो हमारे पास रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए कितनी समीकरण होनी जरूरी है, 2 समीकरण होनी जरूरी, ठीक है। सबसे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम सबसे पहली विधि के बारे में चर्चा करते हैं, ग्राफीय विधि के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ग्राफीय विधि, ठीक है। अब ग्राफीय विधि से पहले हम ये बात करते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के बनेंगे, समीकरण के जो ग्राफ है वो कितने प्रकार के पॉसिबल है बनने, समझ गए। तो ग्राफ होते हैं 3 प्रकार के ग्राफ पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ, जैसे मान के चलो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कोई भी एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक लाइन ही तो है, ये भी है ना, तो लाइन के रूप में बनेगा ना, ऐसे करके या ऐसे कैसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरण हम कितने ले रहे हैं, 2 समीकरण ले रहे हैं, तो ग्राफ भी 2 लाइनों में बनेगा। कितने लाइनें बनेगा ग्राफ, 2 लाइनें बनेगा। तो पहली ग्राफ की कंडीशन होगी ग्राफ क्या ऐसा बनेगा, मान के चलो 2 समीकरण का ग्राफ ऐसा बन रहा है, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो कट कर रहे हैं। इस वाले ग्राफ को बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी, एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो किस प्रकार की होगी ग्राफ ये, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी ये, प्रतिच्छेदी, समझ गए। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं कि समीकरण का हल क्या होगा, मतलब जो 2 समीकरण बनी x और y के कितने मान निकलेंगे या कितने हल होंगे, तो ग्राफ जितनी बार कटेगा उतने उसके हल होंगे। तो कितनी बार कट रहा है यहाँ पर, 1 बार कट रहा है। तो यानी प्रतिच्छेदी जब रेखाएं होंगे तो उसमें कितने हल निकलेंगे, सिर्फ केवल लिख देते हैं, केवल 1 हल। कितने हल निकलेंगे इसके, 1। जब 1 बार कट रहा है तो केवल कितने हल निकलेंगे, सिर्फ 1 हल निकलेगा। और अगर इसको प्रतिच्छेदी कह दिया, अब उसके बाद एक ग्राफ ऐसा हो सकता है कि मान के लो ये लाइन इधर को जा रही है, दूसरी लाइन इसके यहाँ को आ रही है, इसी के, अरे क्या हो गया ऐसा, हाँ इसी के ऊपर ऐसे आ रही है, या इधर को ही जा रही, दोनों बस एक दूसरे के ऊपर हो गए, समझ गए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए या एक दूसरे के ऊपर टच हो रखे हैं, यानी कि ऐसे नहीं ऊपर है, टच हो गए एक दूसरे पर, समझ गए। तो इस कंडीशन में देखो हर जगह कट रहे बिंदु, यहाँ पर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है, इधर भी, हर जगह कट रहे, नहीं कट रहे। तो यानी इस कंडीशन में इसके कितने हल होंगे, बहुत सारे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार के ग्राफ को बोलते हैं हम समपाती। कौन सा बोलते हैं हम, समपाती रेखाएं बोलते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर है, समान पथ है दोनों का, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो यानी ये अब इसके इस कंडीशन में क्या कितने हल निकलेंगे, इसके अनेक हल, अनेक हल, समझ गए। एक कंडीशन ये हो गई। एक ग्राफ आपका ऐसा होगा जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर, एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, चाहे ना आप आगे की ओर मिलाओ इसको या पीछे की ओर, इसी लाइन में कभी एक दूसरे के ऊपर कट नहीं करेंगे। तो अगर ये कट ही नहीं कर रही, एक दूसरे को मिल ही नहीं, तो क्या इसके हल कितने होंगे, इनके हल एक भी हल नहीं होगा। इस कंडीशन में इनका हल 0, मतलब एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार के ग्राफ को बोलते हैं, कौन से रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। और इसमें केवल कोई हल नहीं होगा इसमें,
हाँ केवल शून्य नहीं, कोई हल नहीं लिख देते, चलो कोई हल नहीं होगा। किस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा? जब दोनों का ग्राफ कैसा आएगा? समांतर आएगा। बात समझ में आ गई? यानी 3 प्रकार के लाइन आपके आएंगे, एक प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, एक समपाती आएगी और एक समांतर आएगी। ठीक हो गया। अब जो प्रतिच्छेदी और समपाती रेखाएं हैं, इनमें तो हल निकल रहा है ना, तो इस प्रकार के जो ग्राफ को हम बोलते हैं संगत, या इस प्रकार के जो रेखाएं उनको कौन से रेखाएं कहते हैं? हम संगत रेखाएं कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? संगत। तो इन दोनों को हम कैसा क्या नाम दे देते हैं? एक ये दोनों कैसे, हाँ जिनका हल है वो कैसे हैं? संगत हैं, और जिसका हल नहीं है वो कैसा है? असंगत है। वो असंगत का मतलब भैया उसका संगत मत करो, उसके कोई हल नहीं है, जिसके सॉल्यूशन बन रहे हैं वही आपका संगत। तो यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? संगत होती हैं, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। बात समझ में आ गई? यानी ग्राफ कितने प्रकार के हो गए आपके? 3, प्रतिच्छेदी, समपाती और समांतर। इस प्रकार की 3 कंडीशन आएंगी। अब ये तीनों कंडीशन हम ग्राफ को हल किए बिना भी बता सकते हैं। समझ गए? ग्राफ को हल किए बिना भी, या रेखाओं को हल किए बिना भी बता सकते हैं कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, समपाती वाले बनेगा या समांतर बनेगा। तो उसके लिए कंडीशन है हमारे पास। समझ गए? ये ग्राफ समझ में आ गया? पहले आप इनको नोट कर लो, फिर मैं ये बता रहा हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किस प्रकार के लिए बनेंगी, कैसी कंडीशन होगी, समपाती के लिए क्या कंडीशन होगी, समांतर के लिए क्या कंडीशन होगी। पहले इतना नोट कर लो आप। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बिना हम जो समीकरण उसको सॉल्व किए ये बता सकते हैं कि उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेदी वाला होगा, समपाती वाला होगा या समांतर वाला होगा। तो उसके लिए देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि भैया 2 समीकरण हैं, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 समीकरण तो होनी जरूरी है। कितने समीकरण होनी जरूरी है? 2। तो अब हम मान लेते हैं, अभी क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। मान के चलो पहला समीकरण आपका a1 x b1 y और c1 इक्वल्स टू 0। पहले समीकरण ये मान ली, क्योंकि जनरल रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c, यही तो होता है। पहले समीकरण तो 1 1 कर लिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ा है। ऐसी दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 समीकरण हमने मान ली। ठीक है। तो सबसे पहला अगर मान के चलो ये दोनों रेखाएं मान लो प्रतिच्छेदी होंगी, मान के चलो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होगी? a1 अपॉन a2 का मान कभी भी बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के मान। बात समझ में आ रही? जैसे एक मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक मैंने लिख दिया 5x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये लिखा। सही है। मैंने अब चेक करना है इसको कि प्रतिच्छेदी है या क्या है। तो उसके लिए a1 अपॉन a2 चेक करो। a1 अपॉन a2, a1 कितना है आपका? 2, और a2 कितना है आपका? 5। a1 अपॉन a2 2/5 आया। फिर चेक करो b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपके पास? 3, और b2 कितने हैं? 6। 3 1 जा 2, 3 मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 हो गया। अब यहाँ देखो a1 अपॉन a2 आया 2/5, और b1 अपॉन b2 कितना आया? 1/2। क्या दोनों इक्वल हैं? ये नहीं है ना, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा? समझ गए? हमने पहले ही पता लगा दिया कि अगर स्टार्टिंग के दोनों का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? आपका प्रतिच्छेदी बनेगा। समझ गए? कोई दिक्कत आ गया ना? उसके बाद अगला आता है आपका कौन सा? या आप पहला मान लो। दूसरा आता है आपका क्या? समपाती। क्या आता है? समपाती रेखाओं के लिए। ठीक है। तो समपाती के लिए क्या आएगा? a1 अपॉन a2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में तीनों के तीनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आएगा, B1 अपॉन B2 क्या आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, C1 अपॉन C2 के। इसका अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो एग्जांपल में अगर ऐसा कर देता हूँ 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा लिख लेता हूँ मैं 6x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब चेक करो A1 अपॉन A2 चेक करो कितना आ रहा है 3/6 देन 1/2 है ना, और अभी तो प्लस का तो प्लस का लिखेंगे, माइनस का तो माइनस का लिखते, ठीक है। अभी 2/4 आ गया B1 अपॉन B2, y वाला B1 और B2 हो गया। ये भी कितना आ गया 1/2, और C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 5/10, ये भी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या आ रखा है बराबर, है ना। सारी की वैल्यू कितनी आ रही 1/2, सारे इतने आ रहे ना। तो इसका मतलब ये इस ग्राफ के लिए या इस समीकरण के लिए किस प्रकार की रेखाएं होंगी आपके लिए, कैसा ग्राफ मिलेगा आपका, समपाती ग्राफ, मतलब दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर टच होगा, समझ गया, ऐसे करके ओवरलैप हो जाएंगे दोनों। तो इस कंडीशन में इसके कितने शून्य मतलब कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, समझ गए ना। और इस कंडीशन में कितने हल निकलेंगे, एक हल निकलेगा, कि एक ही बार कट कर रखा होगा प्रतिच्छेदी, समझ गए इतना, आ गया ना। अब उसके बाद लास्ट आता है आपका क्या आता है लास्ट, समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो A1 अपॉन A2 बराबर तो होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। बात समझ आ रही, लास्ट वाले के इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं, इसका एक एग्जांपल अगर हम लिखें यहाँ पर, क्या लिखते हैं एग्जांपल, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, इसको 3। एग्जांपल लिखो, चलो क्या लिख देते हैं, चलो इसी को लिख दो 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और इसका लिख दिया 6x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। तो यहाँ से चेक करो A1 अपॉन A2 कितना है 3/6, ये 1/2 आया। B1 अपॉन B2 देखो कितना है 2/4, यानी ये 1/2 आया। अब यहाँ से अगर आप C1 अपॉन C2 चेक कर तो कितना आया 5/2। तो यहाँ से आप देख रहे होगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/2 आई, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो यानी C1 अपॉन C2 आपका नॉट इक्वल आया। तो इस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, दो रेखाएं कैसी आएंगी, दूसरे के समांतर आ जाएंगी। बात समझ गए। देखो अब स्टार्टिंग से बात समझ लो, अगर स्टार्टिंग के ही दो इक्वल नहीं आ रहे, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी पर बनेगा। अगर तीनों के तीनों इक्वल आ रहे तो वैसा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती बनेगा। इन दोनों कंडीशनों के लिए हल होगा, इसका एक हल होगा, एक मान आएगा, इसके अनेक आएंगे। लेकिन जब तीसरी कंडीशन आती है समांतर वाले के लिए, उसके लिए लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, स्टार्टिंग में दो आपके बराबर होंगे। तो उसके लिए जो आपके हल होंगे वो कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ गए, तीन प्रकार के ग्राफ समझ गए ना, किस प्रकार की कंडीशन बनेगी, आ गया, नोट कर लो इसको। अब ग्राफिक विधि से ही क्वेश्चन था ये वाला, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका जो रेखाएं आएंगी किस प्रकार की रेखाएं आएंगी। अभी एग्जांपल में ही बताते, इससे पहले वाले में ये 2/5 3/6, यानी ये आपका 1/2 और 2/5 आया। इसका मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन किसके लिए होती है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, मतलब रेखाएं ऐसी आएंगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण को ले लेते हैं, कैसे करते देखो। 9th में भी आपने ग्राफ बनाया होगा समीकरण का, नहीं बनाया तो चलो यही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब एक कंडीशन इस वाले को उधर साइड लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 3 हो गया। एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो, आसान तरीका है, ठीक है, जल्दी हो जाता है। इफ़ x इक्वल्स टू 0, x का मान 0 रखने पर भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ x की जगह 0 रखो, यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, 2 गुणा 0 प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 3,
तो ये 0 हो गया आपका। और 3y इक्वल्स टू कितना आया, -3, 3 से ये कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। y का मान -1 आया, समझ गए इतना। अब उसके बाद x का, अब किसका मान 0 रखो, y का। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान। इफ़ y इक्वल्स टू 0 तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस, कौन सी वाली समीकरण ली थी हमने, फर्स्ट ये वाली ली, ठीक है, या इसी में किसी में भी रख लो, चलो बात एक ही। 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह भी कितना आएगा 0 बराबर -3। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x प्लस, ये 0 हो गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं, बराबर कितना आया -3, देन x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। -3/2 का मतलब है -1/1.5, 1.5 आया, ठीक है। अब उसके बाद इसके लिए कैसे, अगर आप एक इस टाइप से डब्बा टाइप का बना देंगे, सही है। अगर आपने x का मान 0 रखा था तो y का मान कितना मिला आपको, -1। और x, अगर y का मान आपने 0 रखा था तो x का मान कितना मिला था, -1.5। एक ये बन गया आपका, है ना, एक लाइन के लिए ये हुआ। अब दूसरी लाइन के लिए लिखेंगे इसी प्रकार 5x प्लस 6y प्लस का 2, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर भी सेम रखो, इफ़ x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 गुणा 0 प्लस 6y इक्वल्स टू -2, ये तो 0 हो गया तो यहाँ से 6y इक्वल्स टू -2, 6 से, चलो पहले इसके अपॉन में लिख लेते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो y इक्वल्स टू यहाँ से -2/6, तो ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब कितना हुआ, -0.9 के आसपास, 3 3 9 नहीं 3 होगा, 3 3 जा 9 हो रहा है ना, 0.33 आता रहेगा बट एक ही बार लिखो 0.3, आया समझ में। उसके बाद आप y की वैल्यू 0 रखो, एक बार x 0 रखा, एक बार y 0 रखा, y की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर कितना आएगा 5x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू -2, देन 5x इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा -2/5। तो इसको हम पॉइंट में कितना लिख सकते हैं, माइनस का कितना आएगा 5 चौक 20 हो जाएगा ना, 0.4, आया समझ। 5 से डिवाइड देंगे 2 में, पॉइंट में आएगा। तो x और y में इस प्रकार से संबंध बनेगा। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y का मान कितना मिलता है आपको, -0.3, और अगर y का मान 0 रखते हो x की वैल्यू कितनी मिलती है, -0.4 मिलती है। इतना समझ आ गई बात, पता लग गया। एक बार x 0 रखा, एक बार y 0 रखना है। अब बात आती है ग्राफ बनाने की, मेन चीज़ तो यहाँ पर है। अब ग्राफ में सब, इन दोनों में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस को छोड़ के हटाओ, माइनस अभी समझ लो है नहीं, उस हिसाब से 1 है ना, सॉरी 1.5 है, सबसे बड़ा लगभग 1.5 है ना, माइनस को हटा के, वैसे तो सबसे छोटा होगा माइनस लगाते ही, है ना, बट वैसे ही बता रहा हूँ मैं, 1.5 लग रहा है ना, अगर माइनस नहीं होता तो 1.5 बड़ा होता। तो एक कंडीशन है, और सब माइनस में है, तो चलो पहले तो पूरा प्रॉपर ग्राफ बना लेते हैं। 1.5 तक गिनती लिखनी, यानी 2 तक लिख दो गिनती, सबसे ज़्यादा 1.5 ही है ना उसके बाद, तो 1.5 का मतलब कितना हुआ 1 2, चलो 3 तक लिख लेते हैं, ठीक है। ये x में हो गया और ये y में 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, ये प्लस में आएगा 1 2 3, ये भी प्लस में आएगा 1 2 3, इसके इधर साइड को माइनस के -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3, आ गया समझ में इतना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो सबसे फर्स्ट वाली लाइन के लिए देखो, x 0 है, y कितना है -1, x में 0 हमेशा इधर से रिप्रेजेंट होगा, x में 0 है तो y में कितना है -1, y में -1 कहाँ पर है, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अगला क्या है, y में 0 है तो x में कितना है -1.5, y में 0 है तो x में 1.5 लगभग यहाँ पर होगा, आधे में, एक से इधर साइड 1.5, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को क्या कर दो आपस में, ये मिला दिया, समझ गए। ये जो ग्राफ आया ये किस लाइन के लिए आया, इस वाली लाइन के लिए आया। कौन सी लाइन है ये, 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के लिए आया,
ठीक है। अब उसके बाद ये वाले पॉइंट समझ गए ना कौन कौन से पॉइंट है, ये लिख भी सकते हो आप, ये वाले 0, -1 ये, और 0, -1.5, 0 ये वाला। एक ग्राफ आ गया। अब उसके बाद दूसरे को रिप्रेजेंट करो। x में 0, y में कितना है x में 0 यहीं से रिप्रेजेंट होगा, y में देखो -0.3, -0.3 का मतलब कितना है, 1 से बहुत कम है, यहाँ पर होगा लगभग, समझ गए, -1.3, 1 से भी ऊपर साइड को होगा, इधर को तो नहीं होगा। अब अगला क्या है, y में 0, x में 0.4, y में कितना है 0, x में 0.4, माइनस क्या तो यहाँ होगा 0.4, इधर आ गया, समझ गए इतना, थोड़ा सा नीचे टाइप का होगा वो 0.3, इधर साइड से इधर टाइप। अब इन दोनों को क्या कर दो आप, इस पॉइंट इनको भी क्या कर दो आप, मिला दो, मिल गए दोनों, एक ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला आपको। तो यानी ये देखो ये वाला जो ग्राफ बनाया किस रेखा के लिए ग्राफ आया, 5x + 6y + 2 के लिए आया ग्राफ। और रेखाएं देखो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये चीज़ हमने पहले ही बता दी थी कि प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी हैं तो इसका मतलब इसका कौन सा हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। तो एक हल कैसा निकलेगा, तो ये वाला पॉइंट ये वाला मिला दो और ये ऐसे मिला दो, x में ये, y में इधर वाला, x में इधर। तो y की वैल्यू कितनी होगी 2, -2, और x की वैल्यू कितनी होगी 2, ऐसे मानेंगे इसकी। आ गया समझ में। ग्राफ से थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो उसमें प्रॉपर वैल्यू मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है ना कंप्लीट नंबरों के बीच, तो क्या बोलते हैं मान थोड़ा आगे पीछे आ सकते हैं पॉइंटों में, बट आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, समझ गए ना। तो ग्राफ से ऐसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ दिखाना समझ में आ गया आप लोग को, इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर देख लो, सबसे फर्स्ट आपके पास पहली इक्वेशन थी, उसको लिया हमने, एक बार x 0 रखा, y का मान आया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा y का मान 0 रखा, x का मान आया, एक बार x 0 रखना है, फिर y 0 रखना है, ठीक है। ऐसे फिर दूसरे समीकरण में भी पहले में x 0 रखना है, x 0 रखे, y की वैल्यू आ गई ये, फिर उसके बाद y 0 रखना है, y 0 रखते फिर x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इस प्रकार से 2 बॉक्स बनाने और उनको जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना। 0.4 5 से डिवाइड कर दिया ऐसे करके, 5 से अगर 2 में डिवाइड करोगे तो ऐसे तो पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20 ऐसे करके, ठीक है। आ गया ना समझ में, एक बार से नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो 1 और 2 सेम है, उसमें सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक इक्वेशन बनानी है और डायरेक्ट सॉल्व करना है उसको, एक इक्वेशन के लिए है वो। जैसे चलो एग्जाम्पल 2 भी देख लो फिर, हटाओ। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। अरे ये एग्जाम्पल 2 देखो, रोमिला वाला कह रही कि क्या बोलते हैं, वो स्टेशनरी की दुकान पर जाती है, 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदती है, समझ गए। यानी 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है, बड़ी सस्ती खरीदती है। आगे कह रहा है कि उसकी सहेली सोनाली ने क्या लिखा है, रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल रबड़ देखकर और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, समझ गए। सहेली के पास देखा उसने, कहना मुझे भी चाहिए, उसने कहा कि तूने 9 रुपये खरीदे, मैं 18 ही खरीदूँगी, ठीक है। होती ना जलन टाइप की एक, अच्छा 9 ही खरीदेगी, रुक मैं 18 ही खरीदती हूँ। तो मतलब इस प्रकार से उसने 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद दी। तो इस स्थिति को बीजगणित या ग्राफीय के रूप में क्या करो, व्यक्त करो, कह रहा है, समझ गए। तो एक चीज़ बताओ जरा, मान लेते हैं, माना एक पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल की कीमत कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x रुपये, और माना एक रबड़ की कीमत y रुपये मान लेते हैं। सबसे पहले किसने खरीदा, ये
रोमिला ने खरीदा। अब रोमिला ने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल खरीदी। अब एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी? 2x की होंगी। सिंपल सी बात है। जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी? 4 रुपए की होंगी। ऐसे यहाँ पर रबड़ कितने खरीदे उसने? 4 रबड़ खरीदे। अरे 3 खरीदे यार, 4 कहाँ खरीदे? 3 रबड़ खरीदे उसने। एक रबड़ y रुपए का है तो 3 रबड़ कितने के होंगे? और टोटल कितने रुपए दिए उसने दुकानदार को? 9 रुपए दे दिए भाई। अब कौन आई दूसरी? उसकी मित्र आई सोनाली। सोनाली ने क्या करा? उसने कितने रबड़ खरीदे? सॉरी पेंसिल कितने खरीदी? 4 पेंसिल खरीदी, यानी 4x। और रबड़ कितने खरीद दिए? और टोटल कितने रुपए दिए? 18 रुपए दे दिए। इक्वेशन तो दोनों सेम ही हुई है या नहीं है? बताओ सेम है ना। अगर आप a1/a2 निकालो 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 ये भी आ रहा है। इसका मतलब तीनों बराबर आ रही हैं। और तीनों बराबर किस कंडीशन में थी? समपाती में थी। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल निकलेंगे, यानी इन दोनों का ग्राफ एक जैसा ही बनेगा, एक के ऊपर एक वाला सिस्टम। समझ गए? तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो। समझ गए? 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। यहाँ क्या बचेगा? 3। और यहाँ 18 था, 2 से 18 कट गया 9। तो सेम ऊपर वाली जैसी इक्वेशन बनी नहीं बनी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक को सॉल्व कर दो, दूसरा भी वही होगा। ठीक है, तो एक को सॉल्व कर लो आप, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। हल करने का तरीका क्या बताया था मैंने? कि सबसे पहले x बराबर क्या रख दो? 0। तो x की जगह 0 रख दिया, ये 0 हो गया। प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू 9/3। तो कितनी आ गई y की वैल्यू? y का मान आया 3। 3 दिया 9 हो गया। अब फिर किसकी वैल्यू 0 रखो? x की, सॉरी y की। इफ़ y इक्वल्स टू 0, तो y का मान 0 रख दो। चलो y का मान 0 रख दिया मैंने। तो 2x प्लस ये 0 हो गया y की जगह 9। देन 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/2, देन x इक्वल्स टू 4.5। 9 का आधा कितना होता है? 4.5। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो ज़रा, इसका अगर x और y में इस टाइप से एक बॉक्स टाइप का बनाते हैं। x का मान अगर आपने 0 रखा तो y का मान कितना मिला? 3। और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला? हो गया 4.5 मिल गया। बस अब कुछ नहीं करना, अब ग्राफ बना देना है इस टाइप से। सबसे ज़्यादा क्या नंबर है? 4.5 नंबर है ना। इसका मतलब 5 तक गिनती लिख दो, 1 से लेकर 5 तक। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 2 आएगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। देखो माइनस में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार माइनस का कोई है ही नहीं, तो माइनस को लिखो ही मत। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब सबसे पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है? एक ही है। x में 0 है तो y का मान कितना है? 3। x में 0 y में 3, यानी ये होगा x में 0 y में 3। और x में कितना? सॉरी y में इस बार 0 और x में कितना है? 4.5, यानी 5 और 4 के बीच में होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ये बनेगा। अब दूसरी भी वही रेखा है तो ये भी इसी के ऊपर आएगा नहीं आएगा? दोनों लाइन का ग्राफ होगा ना। इसका मतलब ये किस प्रकार का ग्राफ हो गया? समपाती। और इसके बहुत सारे हल निकलेंगे आपके, क्योंकि हर बिंदु पर कट रहे होंगे ना लाइन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह पर। तो कितने सारे मान निकलेंगे? x में ये, y में ये, x में इधर वाला, y में, कितने ही मान निकल जाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए जब संपादित रेखा होता है अनेक हल निकलते हैं बहुत सारे। आ गया समझ में? तो इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। एक एग्जाम्पल नंबर क्या है? 3। एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना ज़रा, ठीक है? नहीं तो इसको कल कराते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है?